सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। वो जो 3 प्रॉपर्टीज जो है ना मैंने ली, वो जो है ना आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है ना है वो प्रॉपर्टीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो आपने अभी सुना ये पूरी पाकिस्तानी कौम को शायद जुबानी याद है, जो इंटरव्यूज दिए गए, जो बयानात चाहे वो कौम से खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दिए, कौमी असम्बली के फ्लोर पर बात करते उन्होंने जो बात की। हमारे सामने 1 साल आज हो गया पैनामा के, या डिस्क्लोजर जो ICIJ का डिस्क्लोजर था, उसमें कुछ अपार्टमेंट्स थे जो लंदन में थे, जिससे इनकार किया जाता रहा इससे पहले, वो अब मान लिए गए। लेकिन 1 साल के बाद भी सालगिरह आ गई है पैनामा केस की। आपको इदारों की जो वर्किंग है उसकी मैं औकात का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इस निज़ाम को ज़रूर एक्सपोज किया। सिर्फ पैनामा लीक्स ने नहीं किया, असगर खान केस इससे पहले कर चुका है। वो तमाम हाई प्रोफाइल सियासी केसेस जिस पर बात तो बहुत हुई, वो चाहे सरे पैलेस हो, वो स्विस बैंक्स में पड़ी पाकिस्तान की वो रकम हो जिस पर बयानबाजी की जाती रही है, हर सियासी जमात ने उस पर बयानबाजी की है, लेकिन मंतकी अंजाम तक इसमें से किसी केस को किसी ने नहीं पहुंचाया। और आज भी 1 साल गुजरा है इस पैनामा लीक्स को, लेकिन हम खड़े वहीं हैं जहां से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। लेकिन क्या वजह है कि हमारे मुल्क के इदारे, निज़ाम इस तरह मफलूज है? हमारे साथ अली जफर साहब मौजूद है, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया आपका सर। उमर चीमा साहब जो ICIJ के लिए जिन्होंने ये सारा रोला डाला पाकिस्तान में, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे ICIJ में। अली जैदी साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, और नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी असूली तौर पे हमारे साथ होने चाहिए। अब तक का मेरा ख्याल है अभी हमारे साथ आए नहीं है। क्या वजह है उमर चीमा साहब कि हम ये निज़ाम मफलूज हो गया है, ये निज़ाम क्यों इतना पैदल है कि हम इंतज़ार में लगे, कौम इंतज़ार कर रही है? और बहस क्या है? बहस ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है, नहीं दे सकती, देगी, वो मसलियत का शिकार होगी, सियासी नजरिया। ये दिस इज द पाकिस्तानी, टिपिकल पाकिस्तानी थिंकिंग है। वो मैं आपके सामने रखूंगा, सर्वे भी एक आया जो मैं आपके सामने रखूंगा गैलप का। बट व्हाई इज इट लाइक दिस? ये ऐसे ही चलेगा? काशिफ, मुझे ज़ाती तौर पे मैं कोई इतना को ख़ाइफ भी नहीं होता। जिधर सुप्रीम कोर्ट के मसाइल होते हैं उनको हमें डिस्कस भी करना चाहिए, अदालती मसाइल। लेकिन जो ये पर्टिकुलर केस जिसकी आप बात कर रहे हैं, या जिस तरह आपने पहले असगर खान केस की बात की है, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अकेले कुछ नहीं कर सकती। अब ये देखें ना, ये तमाम अदारे अगर इनके दरमियान कोलैबोरेटिव वर्क ना हो, एक कोई डिसीजन दे रहा है, दूसरा उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि एक अदारा नहीं कर सकता। दूसरे अदारे जब तक फाल नहीं होंगे, एक अदारा, यानी कि इन केसेस की मैं बात कर रहा हूं, अदरवाइज आप अदालती मसाइल की बात करें तो बहुत सारे लोग रो भी रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग बहस है। लेकिन इस केस में, या इससे पहले असगर खान केस है, अब ये आप इमेजिन करें एक केस सिनेरियो कि अभी पनामा के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन FIA के पास चली जाती है। FIA तो अभी तक असगर खान केस का कुछ नहीं कर सका। FIA ने क्या करना है, यानी कि बार बार जितने भी टेस्ट हुए हैं FIR उनमें नाकाम हुआ है। FIA उनमें नाकाम हुआ, हर इदारा नाकाम है ना साहब, उनमें नाकाम, नैब नाकाम, FIA नाकाम, FBR नाकाम, कोई भी तो इदारा काम नहीं कर रहा ना जी इस मुल्क में। तो यही और बड़ा मसला क्या है? वी ऑल प्रॉब्लम है, हम सब जानते हैं मसला क्या है। उसको हल करने, जिनका काम है उनको हल करने का, उसको हल करने की कोशिश। वो रात को रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकते हैं बैठ के शाम को, और जो हमारे साथ जाती होगी, और जो तुसी मेरे साथ सियासत करो। यार सियासत ये नहीं तो और क्या है कि इदारों, आपको पता है इदारे बनाने हैं और आप इदारे नहीं बनाते। ये कुछ देर से ऐसा हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट में आता है वो ज्यादा मजलूम अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है, और इनका ये ख्याल होता है कि ये सारी प्रोपेगेंडा वार है, हमने अमली तौर पर कुछ नहीं करना, और हमने मिन्नत समाजत के जरिए अवाम को बेवकूफ बनाना है। हालांकि आप गवर्नमेंट में है ना, यानी चले एक अपोजिशन में है, वो तो हाल दुआई डालेगा, वो कोई चीख पुकार करेगा। जब आप गवर्नमेंट में हैं तो आपका काम एक्शन लेना है। अगर आप किसी जगह पे आप ये फील एक्शन लेते हैं, जब नैब इनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो कहते हैं नाखून कुतरने हैं, कहते हैं ये औकात से बाहर हो रही है, उसको ठीक करना है। किस तरह चल रहा है ये मुल्क? मुझे तो ये समझ नहीं आती मुल्क चल कैसे। काशिफ, वैसे इसी पे एंटी करप्शन पे जो इंटरनेशनल रिसर्च हुई है, एक चीज उसमें बड़ी क्लियर है कि जब तक उसमें एक पॉलिटिकल विल इन्वॉल्व नहीं होती, आप करप्शन खत्म नहीं कर सकते,
आपके इदारे मजबूत नहीं हो सकते। और वो चाहे political will यहाँ पे opposition में है ही नहीं। Let's- वो लोग जो गवर्नमेंट में रह चुके हैं और जो गवर्नमेंट में हैं, इनको इस चीज का इतराफ करना चाहिए। और अगर वो इतराफ ना भी करें तो फिर भी वो इस चीज से भाग नहीं सकते कि उन्होंने इस मामले में कोई ऐसी खतरा, कोई कोशिश किया ही नहीं किसी ने कुछ। शहबाज शरीफ साहब को देखे, रोज लगे होते हैं, पुलिस काम नहीं कर रही, इंसाफ वाकई नहीं है, ये इदारे काम नहीं कर रहे। जरा किसका काम है इनको ठीक करने का? जरूर मुझे तो नहीं लोगों ने वोट डाले ठीक करने के, जिन्होंने ठीक करना है वो कुछ नहीं कर रहे। सर आपकी बार क्या करती है? आपका भी तो काम है, ये प्रेशर ग्रुप्स है, सिविल सोसाइटी का हिस्सा है आप लोग, क्यों नहीं बार उस जगह पुश करती इन लोगों को जहां पे इन चीजों को ठीक कराने की जरूरत है? देखें जी, ये जो है ना सारा इशू आप डिस्कस कर रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट का सिर्फ कसूर नहीं, ये इससे पहली गवर्नमेंट्स का भी यही हाल रहा है। बल्कि आप जब से हमारी हिस्ट्री देखें, हमने इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर ही रखा है। बार्स ने बड़ी बार कोशिश की है और इनफैक्ट आप देखें ये जो सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके हम कर रहे हैं, जो पूरा सिविल सर्विस को चेंज कर रहे हैं, आप देखें जिस तरह ये अपॉइंटमेंट्स कर रहे थे या प्रमोशंस कर रहे थे ये करंट गवर्नमेंट के, एक मेरिट बेस्ड और सीनियरिटी को हटा के उनके करते धरते लोग जो उनकी मनमानी के लोग थे उनको लेके वो ग्रेड 21 से 22 पे ला रहे थे और 18 से 19 और सारी जो ट्रांसफ़र्स हो रही थी ये सारी एक पॉलिटिकल जो कंसिड्रेशन के तहत हो रही थी, नॉट ऑन मेरिट्स। और उसकी वजह से ये पूरी ब्यूरोक्रेसी आपकी हर इंस्टीट्यूशन में, बल्कि नॉट जस्ट ब्यूरोक्रेसी बल्कि हर इंस्टीट्यूशन में ये नुकसान पहुंच रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके हम लोगों के वकीलों ने ही ये बड़े रेज किए इश्यूज़, सो मोटो एक्शन लिए सुप्रीम कोर्ट ने। अपनी तरफ से तो हम काविश कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं कि ये करें, लेकिन जब आपकी इतनी बड़ी एक तरफ करप्शन का एक सेटअप हो, एक माफिया हो जिसको मैं कहता हूँ, तो फिर उसको लड़ने के लिए आपकी भी मदद की जरूरत है, सिविल सोसाइटी की भी जरूरत है, इंटेलेक्चुअल्स की भी जरूरत है। लेकिन निजाम जो है अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है ना जी। मसला आपको मदद तो मिलती है, जितनी पुश इन इश्यूज पर आपने पिछले 5, 7, 8 साल में जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया देखी, आपने शायद इससे पहले ना देखी। मेरे साथ नदीम चंद साहब भी मौजूद है, जरा जिस पॉलिटिकल क्लास का जिक्र कर रहे हैं जरा उसको भी, उससे भी सवाल ये जरा पूछ लेते हैं। चंद साहब अस्सलाम वालेकुम, हमको आवाज आ रही है? जी आ रही जनाब। चंद साहब, ये पैनामा लीक्स के केस से हमने शुरू किया मामला, इदारों की बेबसी का ये वाज़े सबूत अगर आपने देखना है तो एक आपको पैनामा लीक्स नजर आएगा, दूसरा आपको असगर खान केस नजर आएगा। ये वो केस है जिसमें इदारों को हिलना चाहिए था, काम करना चाहिए था, इदारे नहीं काम करते। आप भी सियासतदान भी कंप्लिसिट बन जाते हैं, आप भी उनके हिमायती बन जाते हैं ना इस काम में, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कुछ करे एफआईए, आप कहते हैं हम अपनी दाढ़ी मियां साहब की एफआईए के हाथ में नहीं देंगे, रली मिली तो आप कर लेते हैं, इदारे आप ठीक करने को आप में से कोई तैयार नहीं है, तो ये पैनामा कैसे हल हो फिर आगे जाके? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि इदारे कुछ पोलिटिसाइज हो चुके हैं और कुछ GHQ साइज हो चुके हैं और होते रहे हैं। इनके जरिए काफ लीग भी बनी, इनके जरिए पॉलिटिकल अलायंसेस भी बने, IGI भी बनी, तो ये हकीकतें हैं। लेकिन देखना यह है कि हम इसमें बेहतरी कैसे, सिर्फ पॉलिटिकल क्लास जिम्मेदार नहीं है, इसमें बहुत सारे तबके जिम्मेदार हैं और हमने उन अदारों को ठीक करना है। और ये हकीकत है कि इदारे बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है, कोई एक इदारा भी नहीं है। हाँ देखें, ऑडिटर जनरल ऑफिस था कुछ, क्योंकि जब पार्लियामेंट ने काम किया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ऑडिटर जनरल ऑफिस को स्ट्रेंथन हुआ। जब पॉलिटिशियन काम छोड़ जाते हैं, हम खुद उस हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर इदारे तो तबाह होते हैं और इस मुल्क के इदारे कभी भी परवान नहीं चढ़ देंगे। देखें, पाक फौज एक इदारा है ना, उसको बेहतर करने की कोशिश की गई और आज भी एक मिसाली इदारा है। दूसरा कोई इदारा उसके मुकाबले में आपने बेहतर करने की कोशिश ही नहीं की, ना अलमिया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए लोगों ने निकले बाहर, लेकिन हमारे साथ हाथ हो गया। हाथ ऐसा हुआ कि हम इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करते करते हमने सुप्रीम कोर्ट बहाल ना कर सके, एक शख्स को बहाल किया। हम तो चाहते थे कि अदलिया बहाल हो, अदलिया आजाद हो, और अब भी मैं कहता हूं कि अगर अदलिया आजाद होगी तो सब इदारे ठीक हो जाएंगे। पैनामा का 1 साल हो गया अली जैदी साहब, 1 साल आज क्या सोच रहे हैं, क्या हुआ इसमें? को बेहतर हुआ पहले से? मेरे ख्याल में अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें ना दूसरे केसेस से, तो ये है क्योंकि प्रेशर था फिर भी फास्ट ट्रैक है। वरना आप असगर खान केस देख लें, कितने साल हो गए, क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था वो, आपका काशिफ फांसी कर ली जल्दी ऊपर चीफ में का तो नहीं था। और कितने केसेस है, क्या हो गया, 20-20 साल 22-22 साल लोग पड़े रहते हैं, फांसी की सजा सुन के उसके बाद होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको फांसी के बाद कहते हैं कि वो जी तक हल तो गया, तो बेगुनाह थे, इनको फांसी हो गई, बंदा मर गया।
फांसी नहीं होगी, बंदे मर गए नहीं, फांसी जेल में, का भी- अदालत में और जेल में मर गए। नहीं, ये भी दो फांसी का केसेस भी ऐसे हुआ। हाल सुप्रीम कोर्ट के फांसी का भी हुआ, फांसी हो गई बाद में जब केस पता चला जी वो तो 2 साल बाद चला तो फांसी गलत हो गई। सो आप देखें जितने भी हम ये टॉक शोज, टीवी शोज, डिस्कशन सारे कर लेना, बॉटम लाइन है लास्ट टाइम भी इत्तेफाक से आप ही के प्रोसिक्यूशन जब तक इस मुल्क में ठीक नहीं होगी- इदारे करें ना, हाँ, एक प्रोसिक्यूशन नहीं, एक इदारे हैं और वो पॉलिटिकल नियत नहीं है सियासी, जिस जो इन इदारों को ठीक करने के लिए चाहिए। जो हम देख रहे हैं, जो लोग अब रिहा हो रहे हैं, इन पे जो केस बनाए थे, ये क्या झूठ बोल, मतलब लॉ एनफोर्समेंट झूठ बोल रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो बिलाल अकबर साहब डीजी रेंजर आज सीजीएस बन गए, क्या वो गलत बयानी कर रहे थे? जो बयान खड़े होकर देते थे कि जी इसके इतने पकड़े गए, या उनके जो सेकंड इन कमांड ऑफिसर थे कि जी इसने 30 कत्ल मान लिए, उसने 60 कत्ल मान लिए, वो सारे बाहर घूम रहे हैं, तो क्या वो गलत बयानी कर रहे थे? अगर वो गलत बयानी नहीं कर रहे थे, इसका मतलब इदारे गलत थे। और इसका जो जागता जिंदा सबूत है वो ये होता है कि जब आपको कोई क्राउन विटनेस बनता है, या जब कोई वादा माफ गवाह बनता है, सुल्तानी गवाह जो होता है, हाँ, वो जब आपको डिस्क्रिप्शन देता है ना, जैसे कि साहबदार ने दी थी कि इस अकाउंट से इस दिन इतने गए, वो पूरी ट्रेल आपको बताता है। बाद में जो मर्जी बोलते रहे अंडर ड्यूरेस था कि नहीं था, लेकिन अगर ट्रेल आपको वो कंफर्म बता दे, ये तो ना कि आप पकड़ के जी अली जैदी को जूते मारे, बोले मान ले कत्ल मान लिया, पता ही नहीं। लेकिन जब वो ट्रेल बता रहा है जी इस बैंक अकाउंट से इस दिन गए, यहाँ से आए, इसका मतलब है कि वो उस बात में सदाकत है। फिर आपकी प्रोसिक्यूशन अगर नहीं कर सकती तो फिर आप क्या करेंगे? यही केस इसहाक डार साहब का भी था, जिसको देविया पेपर में पूरी फाइल इतनी मोटी रहमान मलिक साहब की पड़ी। मैं ब्रेक के बाद जरा आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या करें, क्या ऐसे ही चलने चलेगा ये मामला, इसी तरह पे हम सारे काम करेंगे? क्योंकि लगता तो ऐसे ही है कि बातें करने की हद तक हमें, चंद साहब हमारे भाई हैं, वैसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ये तो मुश्किल बातें अपनी पार्टी के अंदर भी करते हैं, लेकिन जब हुकूमतों में ये पार्टियां आती हैं उस वक्त ये बातें नहीं होती, उस वक्त बेहतरी नहीं होती। उस टाइम अपनी मर्जी के लोग वजारतों में चले जाते हैं, इन जैसे लोग किसी ऐसी जगह खुड्डे लाइन लग जाते हैं जहाँ पे ये गाड़ी पे झंडा तो लग जाता है पर उस झंडे का फायदा कोई नहीं होता। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये जो 1 साल असर, ये 1 साल पैनमा का, ICIJ की उसका हम क्या क्या एक्सपोज किया इसने। एक ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। 1 साल पैनमा लीक का आपका असेसमेंट, एक जनरल असेसमेंट मुझे बताएं, एज अ लॉयर, एज अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी भी इन अ वे आप करते हैं, वकील हैं, इशू समझते हैं, क्या हुआ क्या इस मुल्क के साथ इतने सालों में जो पिछले 1 साल में हमारे सामने पैनमा की सूरत में आया? देखिए जी, इसको आप मैं इसको समझता हूँ कि बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली है पैनमा लीक्स। कि जब से इन्फॉर्मेशन आई है तो एक बार हम करप्शन को ख़त्म करने के लिए जो हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुल्क को मिली है कि हम इसको कर दिखाएं। और मेरा ख्याल है इसकी जो अच्छा लेसन है हमारे लिए वो ये है कि इसको मीडिया ने लिया, इसको सिविल सोसाइटी ने टेक अप किया, लीगल कम्युनिटी ने टेक अप किया, और लोगों में एक बड़ा शऊर पैदा हुआ कि ये गलत काम अगर बड़े से बड़ा बंदा भी करे तो उसको रोका जा सकता है। तो कैसे उसके रोका जा बाद सकता है? उसके बाद अब सर वैसे देखे ना, ये भाई मेरा ले आया, सुने जरा, अप्रैल मई में मेरा ख्याल है ये अप्रैल में ये सामने आया। अप्रैल से लेकर नवंबर तक सारों ने रोला डाला, सब ने टिल का जोर लगा लिया, जो जवाब देना था वो देकर कहते हैं वो यही है, भुगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रिवलेस कह के आपकी पिटीशन इमरान खान की वापस कर दी। वो 1 नवंबर तक तो ऐसा लग रहा था कि लड़ाई सड़कों के ऊपर होगी इस इशू के ऊपर। कौन सा इस मुल्क का इदारा है जो ट्रबल शूटर है इस मुल्क के लिए, जो मसाइल हल करता है इस मुल्क? देखें, अब ये मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में हमने सब ने बहस सुनी, हर रोज़ एक बाहर बहस होती थी, एक अंदर कोर्ट में बहस होती थी, सुनते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान, 5 बड़े एमिनेंट जज साहिबान हैं, वो बैठ के अब फैसला करने लगे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल के मुताबिक थोड़ी देर ज़्यादा हो गई है फैसला करते करते, क्यों? लेकिन वो देखें जी, होता ये है कि आप डिबेट करते हैं, आपस में भी डिबेट करते हैं, आप सोचते भी हैं, और ये इतना अहम केस है। मैंने कि सुना मेरा है ख्याल है कि वो खोसा साहब ने शायद या किसी एक जज ने कहा कि फैसले बाकी जजेस के नहीं आए हैं अभी तक, वो किसी ये डिबेट होती है, ये कोई इतना अनयूजुअल नहीं, और स्पेशली इतना इंपॉर्टेंट केस है, तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है कि उसको सोच समझ के फैसला किया जाए, क्योंकि ये आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। अब बहरहाल टेस्ट है, और टेस्ट ये है कि अगर ये फैसला जो आने वाला है, मुझे यकीन है कुछ दिनों में, तो ये फैसला अगर वाकई ही करप्शन को ख़त्म करने में मदद देता है तो मेरा ख्याल है फिर ये बहुत बड़ी चीज़। फिर ये जफर साहब एक सवाल, सॉरी बात जी,
जो असगर खान केस था उसका शॉर्ट ऑर्डर कितने, आपको याद है कितने पेजेस का था, और जो फुल ऑर्डर था वो कितने का था? वो कुछ 600-650 पेजेस का फुल जो पूरा फैसला, डिटेल वर्जन, और शॉर्ट ऑर्डर भी कोई 30-35 पेज का। नहीं, लेकिन उसमें ये था ना कि समटाइम्स शॉर्ट ऑर्डर फौरन सुना दिया जाता है और डिटेल के लिए आपको इंतजार करना होगा। या तो शॉर्ट ऑर्डर आए नहीं ना, ये तो एक ही वो आएगा फैसला। लेकिन वो जो ऑर्डर था ना उसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है काशिफ साहब। वो केस जो था ना वो ये नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो कि आप करप्शन की आप सबको अंदर करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये चीजें हुई हैं, अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो FIA इन्वेस्टिगेट करे। नहीं किया ना, तो वो अलग बात है। और वो जो इशू बड़ा सिंपल है कि इंस्टीट्यूशंस क्यों फेल हो रही हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरान सारे हमारे हैं, और मैं सबको ब्लेम करता हूं, वो मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स, मेरिट बेस्ड प्रमोशंस नहीं करते किसी जगह। और जब तक आप मेरिट बेस्ड नहीं करते, जो एफिशिएंट जो बंदा डिजर्व करता है उसको आप इंस्टीट्यूशन का हेड, उसका इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर, उसको इंस्टीट्यूशन का अफसर नहीं लगाएंगे तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं काम करेगी और करप्शन आपकी नहीं खत्म होगी। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम, ये बहुत फंडामेंटल इशू है। चीमा साहब, बहुत सी, यानी जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सबका ख्याल था कि अब सबूत सामने आएंगे, कोई सबूत सामने नहीं आया, मांगा ही नहीं गया। नहीं, मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने है मेरे ख्याल। नहीं, वो मांगते रहे और क्या करते हैं, इसी वजह मसला ये कहते हैं ना कि जनाब ये कागज जो है इन नीलसन और नेस्कॉल के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स जमा कराए सुप्रीम कोर्ट में, किसी ने नहीं मांगा। नहीं, मैंने कहा मांगते रहे हैं, सबूत मांगते रहे हैं। यानी मानना या ना मानना वो तो है, वो तो जो शरीफ फैमिली है वो तो पैनामा पेपर्स के भी सबूत नहीं मानते, वो उनको नहीं मानते। कोर्ट में नहीं चैलेंज किया। नहीं, वो नहीं, असल में ये है ना कि वो लीगली जो उनके लिए एक प्रॉब्लम, अगर वो मान जाते हैं तो फिर उन्हें बहुत सारी वजाहतें देनी पड़ती है ना, और तो लिहाजा जिधर उनके लिए एक ट्रबल क्रिएट होता है वो चीजें वो नहीं मान रहे। अच्छा, इसमें हम जितनी भी बात कर रहे हैं कि एक मायूसी का एलिमेंट तो जरूर है, लेकिन अगर आप इसको एक वैसे ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर हम इसका एक मुस्बत पहलू देखें, वो एक ये है, नहीं हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए इतना ज्यादा ना हो, लेकिन बड़ी हद तक इसने एक शऊर जरूर पैदा की है। और जो एक तहरीक चलती है ना, जो एक मोमेंट, एक चीजें जो मोमेंटम पकड़ती हैं, वो उनका टाइम लगता है, उसकी एक बैकग्राउंड होती है, कोई चीज रातों रात नहीं होती। यानी कि आपको पता है कि जब इफ्तिखार चौधरी के केस में मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चली, तो वो सिर्फ इफ्तिखार चौधरी का केस नहीं था, हर आदमी को किसी ना किसी वजह से कोई रिजेंटमेंट थी, उनको एक पॉइंट मिल गया जिससे बात आगे चल पड़ी। एक तो ये है कि इस मामले में इतनी स्विस केसेस पे इतना शोर पैदा नहीं हुआ लोगों को जितना इस केस पे। स्विस केस का, क्योंकि स्विस केसेस शुरू हुए 90 की दहाई में। और दूसरा, अगर आपने आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर आज आपने ICIJ की रिपोर्ट भी देखी हो, तो सबसे जो एक सिग्निफिकेंट इस केस में प्रोसीडिंग्स हुई हैं पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान में हुई हैं। किसी जगह पे तो बाकी तो सारों ने या जवाब दे दिया या छोड़ के चले गए ना भाई। आइसलैंड वाला चला गया, बर्तानिया वाले ने जवाब दे दिया, हमारे वालों ने कहा जवाब ही कोई नहीं। इतने वो भी सीधे नहीं है, वो आइसलैंड वाला अभी भी पार्लियामेंट में मौजूद है, लेकिन लोग निकले, रिजाइन करना पड़ा ना उस टाइम। लेकिन ये है कि ये चीजें कोरिया में आपने देखा, साउथ कोरिया, ब्राजील के अंदर ये हुआ, ब्राजील के अंदर। साउथ कोरिया का तो वो पैनामा के साथ, अच्छा उस केस में भी अदालत ने उसको भेजा है, यानी उस केस में अदालत ने भेजा है। चांद साहब, आप एक साल आज गुजर गया, आपने प्रोसीडिंग्स भी देखी या सुनी, उनके बारे में पढ़ा होगा कि क्या होता रहा है। एक साल के बाद आपका क्या सेंटिमेंट्स हैं जो एक साल में ये पैनामा लीक्स का केस है? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड एज अ पॉलिटिशियन, आप उसको क्या देख रहे हैं? फायदा हुआ, नुकसान हुआ, बेहतरी है, या वैसे जैसे पहले काम चलता था या नहीं चलता था, आज भी नहीं चल रहा? देखिए, जो चीमा साहब ने बात की है ना, इस फैसले, इस केस से एक फायदा तो यकीनन हुआ कि लोगों में अवेयरनेस भी आई, मीडिया के ऊपर डिस्कशन हुई, लोगों को पता चला कि ये लोग एक्सपोज हो गए। अब जो जिस तरह की केस चलाया गया, एविडेंस दी गई, सफाई का दिया गया, तो ये सारी चीज़ें सामने आई, वो कला की कारकर्दगी सामने आई, हमारे जुडिशल सिस्टम की जो लैप्सेज है वो सामने आए, हमारा मीडिया का रोल सामने आया, हमारी पार्लियामेंट की बेबसी सामने आई, ये सारी चीज़ें सामने आई। लोगों ने बड़े बारीक बीनी से इसको देखा है। अब इससे अपॉर्चुनिटी ये होगी कि अब लोग देख रहे हैं कि क्या ताकतवर लोगों का एहतसाब कैसे होगा। कोई इदारा इस मुल्क में है जहां पे ताकतवर का एहतसाब हो सकता है, जिन्होंने ये गैंग अप किया हुआ है सिस्टम पूरे को, उनका एहतसाब होगा, तो फिर नीचे चीजें बिल्कुल फिल्टर होकर आएंगी, डिलीवर करेंगी लोग।
नीचे बेहतरी होगी, इससे बुराई नहीं होगी, इससे बेहतरी होगी। जो भी फैसला होता है मैं समझता हूं इससे बेहतरी जरूर आएगी। अगर नवाज शरीफ साहब के हक में होता है तो एक तबका कहेगा कि हमारे सिस्टम खराब है, एक तबका कहेगा ठीक हो रहा है, लेकिन वहां लैप्सेस जो है उसके ऊपर फिर डिस्कशन होगी, फिर एक नए सिरे से बहस छिड़ेगी। वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए और उसमें बेहतरी आएगी, बुराई नहीं होगी। मैं तो इसको बड़ा अच्छे तरीके से हर लिहाज से बहुत अच्छा देख रहा हूं। अली ज़ैदी, आपको भी लगता है कि इट्स अ पॉजिटिव थिंग दैट इज गोइंग ऑन? मैं कम से कम ये समझता हूँ कि दो चीज़ें हुई हैं। सामने आने वाली बहुत सारी इन्होंने चीज़ें गिनवाई, और भी चीज़ें सामने आई। ये भी सामने आया कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कितनी बड़ी बात की, आप उस दिन थे सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे नजर आ रहे थे आप उधर बैठे, उन्होंने कहा कि नैब के चेयरमैन से कि कीपिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर आंसर इन माइंड, वी आर आस्किंग योर ओपिनियन, विल यू फाइल एन अपील और नॉट। वो बेशर्मी से कहता है, उर्दू में कहता है कि आप, उर्दू में उन्होंने पूछा कि सर जो नताइज कॉन्सिक्वेंसेज के आप फिर अपील फाइल करोगे? क्या नहीं, फिर भी नहीं करता। और जजेस को समझ नहीं आ रही थी क्या करें। बाद में आसिफ सईद खोसा साहब के रिमार्क से कि अगर हमने लिख दिया कि आपके इस फैसले में मैलिस, बदनीयती शामिल है, फिर द जेंटलमैन हैज टू गो होम, यानी चेयरमैन आपको घर जाना पड़ेगा। बट यू नो, तो ये भी सामने है। अब जो पॉजिटिव्स आई हैं, पॉजिटिव्स जरूर ही आई हैं कि करप्शन जो जिसको ये दबाना चाहते थे, जो भी ये पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स हैं जो क्योंकि करप्शन के साथ ही तो ये इलेक्शन जीतते हैं, जो उसको ये दबाना चाहते थे वो अब मंजरे आम पे आ गए हैं। वहाँ आप किसी से पूछ लें, किसको नहीं पता था इन चीजों नहीं देखें काशिफ, पता क्या स्विस बैंकों के बारे में नहीं जानते थे? वैसे ये बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर हम ये कहें जी कि सारे करप्ट हैं और हम कहें कि फलां आदमी ने ये करप्शन की है। नवाज शरीफ साहब करप्ट है? मैं नहीं कहते ना, आप तो देखिए ना, मैं जितनी बात है, अच्छा मुझे अच्छा देखिए, सॉरी काशिफ, लेट मी, नहीं मेरी एज अ जर्नलिस्ट मैं वो बात करूंगा। आसान सवाल पूछ लेता नहीं, मैं क्या, यानी कि हमारा क्या है, आसान सवाल। चले यार, आप आज भी दानियाल अजीज ने कहा आपने साजिश के तहत मियां साहब का नाम डाला है उसके अंदर यार। नहीं ये तो जब तक नहीं आया था ना, उन्हें आइडिया नहीं था कि ये सिर्फ पाकिस्तान के बारे में, ये दुनिया में, तो उस टाइम उनका ये ख्याल था कि शायद ये इंटरनेशनल कोई कुव्वतें हैं जो सिर्फ शरीफ खानदान के खिलाफ साजिश कर रही हैं। बाद में उन्हें पता चला कि हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं, मुख्तलिफ जगहों से हैं और हुक्मरान हैं। इनके एक उनका एक अपना एक स्टाइल, जवाब भी देना पड़ेगा इसका। उनकी क्लास, उनके मसाइल दूसरे आम लोगों से डिफरेंट होते हैं। अली ज़ैदी साहब, क्या ये किसी तरह बेहतरी की तरफ जा रहा है सारा मसला? चांद साहब इज बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मेरे ख्याल में मैं इधर चंद साहब की बात से एग्री करता हूं। मेरे ख्याल में जो जितनी क्या क्लैरिटी आ गई ना लोगों के दिमाग में, वो खुलती जा। अच्छा, इसमें और भी बड़े लोगों ने सवाल, बड़े इंटरेस्टिंग लोग सवाल पूछे कि जी अगर उन्होंने खत नहीं लिखा था, इनके प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया, ये इनकी हुकूमत आके यही लिखते हैं खत, इन्होंने तो फारिग किया था। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। एक सादा आदमी, आपको एक सर्वे दिखाऊं, गैलप का सर्वे है इसी पे, जरा बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे। चांद साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उसका मुझे बताइएगा। फैसला कितने लोगों का, 65% लोगों का ख्याल है कि फैसला एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये कि कितने फीसद लोगों ने कहा कि मियां साहब के खानदान को सजा होगी, उनको और उनके खानदान को 21%। कितने लोगों का ख्याल है वो बेगुनाह होंगे? 37%। कितने लोगों का ख्याल है कि ये फैसला दरमियाना फैसला होगा? 42%। 42% लोग आज भी पाकिस्तान में सोच रहे हैं कि दरमियानी फैसला होगा, ना सजा होगी ना जजा होगी। बात करो, कंटेम्प्ट नहीं लग जाएगी? ऐसी बात ना उनमें 42% में मैं भी शामिल हूँ। अच्छा लें जी, आपका क्या वैसे 42 में है, 21 में, 37 में? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्विकली। देखिए जी, मैं 42 में शामिल हूँ। आप सोचें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर दे कि हमें करप्शन अपनी जगह, वो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके कमीशन बनाएंगे, लेकिन अगर ये फैसला कर दे कि कंसीलमेंट हुई है, हमारे सामने सारी चीजें नहीं लाए गए, तो ये इटसेल्फ इंडाइटमेंट है, ये एक सेल्फ इंडाइटमेंट है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। मेरा वैसे अपना ये पॉइंट है कि इनके लिए ज्यादा एडवर्स, यानी कि इनके खिलाफ जो ज्यादा फैसला आएगा वो ये गलत बयानी, ये उन छुपाने का तजाद उस पे आएगा। 42% पे क्यों है चांद साहब? आपको क्यों लगता है कि दरमियानी फैसला आएगा? इसलिए कि एविडेंस नहीं है कोर्ट के पास मियां साहब के खिलाफ, या देखें मेरे ख्याल में तो क्योंकि मियां साहब का उस तबके से तल्लक है जिसके प्रेसिडेंट नहीं है कि हमारी कोई अदलिया या कोई ताकतवर इदारा इनके खिलाफ फैसला दे। 42% का ये भी है कि इस मुल्क में पहले ये चलता रहा है, अभी तब्दीली लोगों को नज़र नहीं आई कि कोई इनकलाब आ गया है।
कि कोई जुडिशल इनकलाब आ गया है, कोई इंसाफ का इनकलाब आ गया। दूसरे लोग बेचारे देख देख के ना, भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर और बड़े बड़े अदालती जुल्म हुए हैं, वो जुल्म देख के लोगों का अंदाजा है कि कुछ नहीं होगा। और इनके खिलाफ तो IGI से लेकर आज तक हुदैबिया पेपर मिल, तौफीक पेपर मिल, स्टील मिल के केस सारा कुछ होता रहा, तो लोगों के खिलाफ फैसला नहीं हुआ ना। तो मेरा तो ख्याल में लोगों की एक अक्सरियत राय है कि कुछ भी नहीं होगा, दरमियाना फैसला होगा, दरमियान से गुजर जाएंगे, वाह वाह भी होगी, ठा ठा भी होगी। लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि मीडिया आज़ाद है और लोग बड़े बारीक बीनी से देख के, लोगों को इतना इंतजार है। अब आज मैं अपने इलाके में था, हर बंदा कह रहा था आज ही फैसला आना सी, नहीं आया, कदों आ रहा है, कोई लोगों के पास और बात ही नहीं है। इसका मतलब है लोगों का कंसर्न है, लोग समझते हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि बिल्कुल ये बात तब्दील होगी। वैसे ऐसे लगता है जैसे ये फैसले के बाद लोगों ने कोई काम करना शुरू कर दिया। हर रात में ये पूछ रहा होता है कि जैसे कोई शादी की तरह है भी, इसीलिए उमर ये बात ठीक है, मैं भी बाहर था। नहीं चीमा साहब, ये मुल्क के वजीर आजम का फैसला है, ये हम आपका और मेरा फैसला, वजीर आजम का फैसला है, वजीर आजम का फैसला। चले मैं आपको रिफ्रेश करता हूं सवाल, चंद साहब, ये मुल्क के वजीर आजम के बारे में फैसला है, मुल्क की अशराफिया के बारे में फैसला है, या ये मुल्क के इदारे बमुकाबला मुल्क की सियासी इलीट के दरमियान एक मुकाबला है, एक फैसला इसमें आना है कि कौन अपने आप को असर्ट कर सकता है कानूनी तौर पे? पहले नंबर पे तो ये अशराफिया का फैसला है, दूसरे नंबर पर यह सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। इस मुल्क में एक इदारा जो हर चीज की कस्टोडियन है, आपके मेरे आम आदमी के राइट्स की कस्टोडियन है, जमहूरियत की कस्टोडियन है, पार्लियामेंट की कस्टोडियन है, वो सुप्रीम कोर्ट है। और इस आइन को इंटरप्रेट करने वाली एक इदारा है। देखना यह क्या वो इस मुल्क में मौजूद है कि नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले लोग तजर्बात को अच्छे नहीं रहे। अब ये मैं समझता हूं उनका भी फैसला है और अशराफिया का भी फैसला है। वजीर आजम की तो बाद में बात आई ना, वजीर आजम तो यहां पे फांसी भी आपने चढ़ा दिया। और ये भी देखना है कि क्या फेडरेशन को आपने कायम रखना है कि नहीं रखना, ये उस मामले भी एक बहुत बड़ा फैसला है। छोटे सूबों को और बड़े सूबों की जो बहस बड़े सालों से चलती आ रही है, उस बहस को भी हमने खत्म करना है कि नहीं करना। छोटे सूबों के हक में भी फैसले में लिहाजा फेडरेशन को कोई फैसला नहीं। आपको भी लगता है ये भुट्टो साहब का केस बने हुए तो वो आज बाहर घूम रहे हैं। देखिए मसला ये अशराफिया और कानून के दरमियान लड़ाई है, ये बात नहीं। मेरे ख्याल में मैंने क्यों इतना इंटरेस्ट है? क्योंकि इससे पहले गिलानी साहब का भी केस था, इंटरेस्ट था, इतना इंटरेस्ट इसलिए कि बहुत सारे फैसले इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट से ऐसे आए हैं जिसके ऊपर लोगों को खदशात क्या, तहफुजात क्या, वो क्वेश्चनेबल हो गए, वो उनको बाद में जुडिशल मर्डर कहा गया है। और खुद कोर्ट के लोगों ने कहा है, वो तमीजुद्दीन खान साहब के केस से लेकर आज तक कैसे कैसे फैसले आए इस कोर्ट से। माने यही सुप्रीम कोर्ट डिक्टेटरशिप्स को थम्स अप देती रही है, थम्स अप देती साल आइन में तरमीम का इख्तियार देती रही है। आज ये जो सॉरी सर, जो आप ये जो इतना जो ये जो क्लैरिटी हुई है ना, इसमें मैं क्लैरिटी के लफ्ज़ बार-बार इसे इस्तेमाल कर रहा हूं कि इसमें आपका बड़ा हाथ है, मीडिया का ओवरऑल, और खास तौर पे आपका, क्योंकि आपने 3-4 प्रोग्राम ऐसे किए वो आज भी चल रहे हैं टीवी पे। मैं अभी के उधर बैठा बाहर, मैं ये इनको कह रहा था कि वो कोई एक साहब पाकिस्तान में कोई एक फंड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है किसी, मैं कहा जी अब तो इतने आगे चले गए थे, व्हाई आर यू वेटिंग, हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मैं कहा उससे क्या होगा, बोला नहीं वी वांट टू सी वेयर इट गोज। और उनके इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो कह रहे थे फैसले का इंतजार। दूसरा क्लैरिटी इसलिए आई है कि और वो साहब जो थे उन्होंने मुझे आपके एक शो के क्लिप्स दिखा, आपके पर्टिकुलर, और कहा कि यार इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करे तो हमें तो पाकिस्तान में, आई एम सॉरी बट मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये दिस इज रियलिटी। मेरे साथ हुआ बैठ के, मैं DIFC दुबई में बैठा हुआ था, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सारे वहां बैंकर बुंकर, और वो साहब का नॉन पॉलिटिकल साहब है बट बिजनेसमैन। उन्होंने कहा यार अगर ये ना फैसला फिर हम हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन कैसे, मतलब हम कहाँ जाएं। एक ब्रेक के बाद चलने, मुझे एक ब्रेक का कहा जा सर, मसला ये है, बड़ी तफसीली बहस को अगर नटशल में देखें कि ये इस मुल्क में कभी भी इलीट के खिलाफ फैसले नहीं आए। इलीट को हमेशा वे आउट ही दिया गया है। मियाँ साहब के केसेस 10-10 साल बाद उठा के सुने गए हैं और उनको इसमें भी रिलीफ मिले हैं। सो ये कम तो हमने देखा है, कभी ये नहीं देखा कि इंसाफ होता हुआ नजर आए इसमें। क्या इस वजह से इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि अब इस दफा क्या होगा? एक ब्रेक लेते ना, ब्रेक बाद आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अली जफर साहब, ये जो इलीट वर्सेस द रूल ऑफ लॉ, कानून, क्या ये है? और ये जो 42% लोग कहते हैं इनकंक्लूसिव फैसला है, इनकंक्लूसिव, ये बड़ा अहम लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इनकंक्लूसिव। मेरा ख्याल है उस गैलेप पोल का सवाल को भी आपको थोड़ा डिसाइफर करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह रहे कि इनकंक्लूसिव इसलिए है क्योंकि वो करप्शन हुई या नहीं हुई,
वो मेरा ख्याल है इसलिए कह रहे हैं कि उनका ख्याल है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक दरमियाना फैसला करेगा और वो एक पॉलिसी डिसीजन के तहत एक ऐसा फैसला करेगा जो ना इस तरफ होगा ना उस तरफ होगा। ये गैलप पोल का ये मतलब है। लेकिन मैं आपको बताऊं जो रियल इशू है, लोगों का क्यों इंटरेस्ट है इतना, अपनी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस तो हैं, नवाज शरीफ साहब का नाम भी इन्वॉल्व है, दोनों साइड की पीटीआई भी अपनी एक फोर्स है, बहुत फॉलोइंग है उनकी, वो अपनी जगह दुरुस्त। लेकिन मेरे लोग जो ज़्यादातर जिनसे मेरी बात हुई है, जो बाशऊर लोग हैं, और पाकिस्तान की खुदा का फजल है कि बड़े बाशऊर लोग हैं जनरली, उनका ये है, वो देख रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ जो एक कौम की जो बेसिक चीज़ होती है कि हर एक कानून हो और वो बराबर हर एक पे लगे। ये नहीं कि एक पुलिसमैन 10 रुपये करप्शन में पकड़ा जाए तो उसको तो आप फौरन अंदर कर देते हैं, या कोई और सेकंड रेट बंदा जो है लो ऑफिसर वो कर दें, उसको पकड़ लें। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि बराबरी। वज़ीर आज़म पकड़ेंगे इस केस? नहीं पकड़ेंगे। लोग वो ये देखना चाहते हैं कि क्या ये रूल लॉ कानून जो है वो क्या सब पे लागू होगा। हम तो खुल के ये भी नहीं कह सकते वज़ीर आज़म साहब पे केस है नहीं है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने देते हैं इसका। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो 42% है नदीम अल-चांद साहब, जिसमें आप भी शामिल हैं, आपको क्यों लगता है आप 42% में क्यों? आपको लगता है कि हमारी कोर्ट्स, वही आपका पॉइंट है कि अशराफिया के खिलाफ, इलीट के खिलाफ, वजीर आजमों के खिलाफ, और खुसूसन जो आप बार बार कहती रही आपकी पार्टी पंजाबी वजीर आजम के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते? देखें, ये बड़े अच्छे मैनेजर हैं काशिफ भाई, इन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ है आज तक, FBR से लेकर एक हुकूमत में है। दूसरा, इन्होंने हर इदारे को मैनेज किया है, बड़े बड़े ताकतवर इदारों को इन्होंने मैनेज किया है, फिर रिवार्ड दिए हैं इदारों को, फिर जो इलेक्शन से लेके आज तक जिस बंदे ने भी इनको रेस्क्यू किया, किसी को एक्सटेंशन मिली, किसी को दयारे गैर में नौकरी मिली, किसी को इस मुल्क में नौकरी मिली, अब तो दानिशवर तबकों को भी नौकरियां मिलनी शुरू हो गई। तो मैं समझता हूं, मैं तो इस हवाले से डरा हुआ हूं, लेकिन अल्लाह की ज़ात भी है, जब कोई अपने आप को लाजवाल समझता हो तो फिर उसका जवाल ज़रूर शुरू हो जाता है। और ये इस मुल्क की बेहतरी भी होनी है इंशाअल्लाह ताला, और मुल्क की नई नस्ल ने अपना अच्छा ख्वाब भी देखे और उसके अमल भी होना है। और इन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क से इतने सालों से यार हुक्मरानी कर रहे हैं, ना इनका कोई विजन है ना कुछ भी नहीं है, तो इन्होंने जवाल इन पे जरूर आना है। मैं तो पूरी उम्मीद हूं, मैं तो सच्ची बात है, और जो मुझे उम्मीद है ये सवाल इनको रेस्क्यू करेगा कोई इदारा भी, पूछे जाने तो उसके खिलाफ भी तहरीक चलेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। वजीर आजम पाकिस्तान से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, साबिक सदर पाकिस्तान से भी, सर पैलेस के बारे में भी, स्विस अकाउंट्स के बारे में भी, सबको कानून के सामने अपने अपने जवाब देने पड़ेंगे। मुझे पता है मेरा क्या ख्याल है, लोगों की जिन्होंने दे दिए उनको, जिन्होंने पहले दे दिया किसी ने नहीं, और आगे भी माफ करना चांद साहब देता किसी ने जवाब, सारे अस्पताल चिरे ने। बड़ी मेहरबानी इस तरह के जवाब वैसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में भी दे चुके थे, बाद में जब सुप्रीम कोर्ट गए तो फिर पता चला कि जवाब देना कितना मुश्किल। जवाब कहते हैं किसको है, पहली चीज जवाब कहते हैं किसको। एक सेकंड जरा सुनो, क्यों लोग दिलचस्पी रखते हैं। एक इल्जाम लगा, इल्जाम नहीं था, एक इनकी ICIG ने कहा कि ये अपार्टमेंट्स हैं आपके, उस पर जो तकरीरें आई, जो इंटरव्यूज हुए, और उसके बाद कतरी खत आया, साल लोगों ने कहा भाई ये मामला शुरू कहां से हुआ, खत्म कहां पे हुआ। वो जो तजादात थे, जिसमें कुछ झूठ भी होगा अगर मैं उसको क्रूड लफ्ज इस्तेमाल कर सकूं, बहुत से तजाद थे, उसको देख लोगों ने कहा इन्होंने सच नहीं बोला। असल बुनियादी बात तो यही थी ना, सच सामने नहीं, और उस वजह से लोगों ने कहा कि अगर सच नहीं बोला तो कुछ छुपाया जा रहा है। अब लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाए कि क्यों छुपाया जा रहा है। दिस इज व्हाट इट इज। इल्जाम लगा, इल्जाम से पहले जब उनको शक हो गया शायद आने वाला है, पहले उन्होंने झूठ बोलना शुरू किए। आप नहीं कह सकते, मैं कह सकता हूं। फिर वजीर आजम साहब ने खुद झूठ बोला, उनकी साहबजादी वो नहीं मुबैना तौर पे क्या होता है, मैं ये है वो जराए, कहाँ है वो जराए, मतलब दस्तावेजात मौजूद है, मनी ट्रेल्स मौजूद है, सब मौजूद है। असल मनी ट्रेल तो सागदार का, क्योंकि असल चीज ये थी कि कहा गया कि पैसे दुबई से जद्दा गए, जद्दा से लंदन गए, लंदन पर अपार्टमेंट खरीदे गए। बाद में ये कहानी बदली कि जी लंदन जद्दा नहीं गए थे, जद्दा की बजाय कतर चले गए थे, और कतर से तो फिर सोने की कहानी कंसीलमेंट ऑफ एसेट की गलत बयानी की। इट्स गेम ओवर। मैं समझता हूं बच नहीं सकते ये मेरी, ये मैं 21% में हूं। देखें काशिफ, एक होता ना ये PTA वाले ना सारे, हाँ, जो इसका मतलब है कि बड़ी 21% बड़ी ताकत है, लेकिन वो 37% मिले में 37% जो कह रहे हैं
इनोसेंट। नहीं, 37% में इनोसेंट वो इसलिए कह रहे हैं कि वो पीएमएलएन वाले नहीं है सारे, वो नहीं पीएमएलएन वाले नहीं है, वो उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, वो 42% वाले नहीं, वो 42% जो है ना बीच में आएगा। वैसे काशिफ जो आप 37% उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। जो आप लीड की बात कर रहे थे ना, असल में यही इस मुल्क का मसला है। मुझे याद है कि जब ये परवेज मुशर्रफ का ट्रायल शुरू हुआ तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने कहा इसका कुछ नहीं होगा। अच्छा, मेरे एक ना सीनियर कुलीग मेरे पास आए कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप बताएं। मैंने कहा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं एक पैटर्न की बात कर रहा हूँ। पैटर्न पाकिस्तान का ही है, पैटर्न तरीकाकार इसी कि तरह। नहीं कुछ होता। आखिरी दफा किसी का मेरे फैसला लिए कब आया था, मेरे याद लिए ये नहीं। केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो इसमें एक नहीं, लेकिन ये मैसेज है। हम आप बार बार कहते हैं इंपॉर्टेंट है। सुने, आप बार बार कहते हैं बड़ा अहम केस है। अहम किस लिए? अगर वजीर आजम साहब के बारे में अदालत कहती है इनके पास तो कुछ नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? अदालत का फैसला गलत है, अदालत ने उनको सजा नहीं दी, उनको सजा होनी चाहिए थी। आपका क्या ख्याल है? अच्छा, मैं वैसे रस्मी बात नहीं कर रहा, मैं समझता हूं कि ये जो बेंच है जो इस केस को सुन रहा है, यानी कि ये एक बड़ा एक्सीलेंट बेंच है। और यानी ये बात मुझे करते हुए इस तरह अजीब लगता है क्योंकि हम हर वो आदमी जो पावर में होता है ना, हम उसके बारे में कहते हैं बड़े प्रोफेशनल हैं, बड़े ईमानदार हैं, लेकिन मैं यानी कि आई रियली बिलीव इट कि ये सब हाँ। और जितना और इस केस में जो ज्यादा मुझे जाती तौर पे यानी इस पैनामा से ज्यादा ये जो गलत बयानी है, यानी मैं ये समझता हूं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मेरे साथ झूठ बोला है और एक ऐसे फोरम पे बोला है कि जिस पे यानी कि मेरा यानी कि इस पे अवाम का नहीं बोला, पार्लियामेंट पे अवाम को खिताब करते हुए, तो इससे अवाम का इत्मीनान खत्म हो जाता है। और ये उनके लिए ये जब हम बात करते हैं ना, हम ये और ये अपनी क्लास को वीक कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को वीक कर रहे हैं ना, लोगों का इत्मीनान खत्म हो जाता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बार बार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। चंद साहब कहते हैं, शेख साहब कहते हैं कानून या नून का जनाजा निकलेगा। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो परसेप्शन बन गई ना, मैं मौलाना फजल रहमान साहब को कोट करता हूं अक्सर। पीटीआई ने इस्तीफे दिए, जब आए पार्लियामेंट के अंदर तो मौलाना साहब ने कहा कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि इन्होंने इस्तीफे दे दिए, पूरी पार्लियामेंट जानती है इन्होंने इस्तीफे दे दिए, नहीं जानता तो स्पीकर कौमी असेंबली नहीं जानता इन्होंने इस्तीफे दिए। यहां पर भी क्योंकि ये जो तजादात की या गलत बयानियों की बात हो रही है, इस वजह से एक परसेप्शन बन गई है कि साहब आप छुपा रहे हैं, आप जवाब सच नहीं दे रहे। इस वजह से ये प्रेशर अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आ गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब भी पॉलिटिकल केस होगा, सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट जरूर होगा, ये इसमें कोई शक नहीं। और हमारी हिस्ट्री अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल डिसीजन जब भी ली हैं, बहुत सारी गलत भी ली हैं, बहुत सारी डिसीजन ऐसी भी हैं जिसमें मार्शल लॉ को भी एक्सेप्ट किया गया है। बल्कि परवेज मुशर्रफ साहब की जो डिसीजन थी उसमें तो ये भी कहा गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हैं। तो वो गलत डिसीजन तो ली हैं और इसीलिए लोग देखना चाहते हैं कि इस डिसीजन में, इस फैसले में क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। मैं इस एंगल से देखता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इनका टेस्ट नहीं है, टेस्ट रूल ऑफ लॉ का है। तो रूल ऑफ लॉ इटसेल्फ तो कुछ नहीं है ना। रूल ऑफ लॉ के प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो प्रैक्टिशनर चाहे पुलिस हो, चाहे पटवारी है, चाहे एफबीआई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं। प्रोग्राम खत्म हो गया नाज़रीन, टेस्ट कानून है, से बड़ा होता है। लेट्स सी इसमें क्या होता है। इसमें 1 साल हो गया आज पैनामा को, इसलिए इसमें प्रोग्राम का था। इजाज़त दीजिए। 2002 की